तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और आप देख रहे हैं दीपोत्सव। जी हां, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि अयोध्या पहुंचे हुए हैं और अयोध्या की आज जो छटा है वो वाकई में देखने में बन रही है, क्योंकि लगातार दीपोत्सव के जो कार्यक्रम हैं हर साल आप देख रहे हैं कि और भव्य होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार भी चाहे लाइट, साउंड, लेजर शो की आप बात करें या आज का जो विशेष कार्यक्रम है जिसमें आज 12 लाख दिए राम की पैड़ी पर जलेंगे, अपने आप में एक और विश्व कीर्तिमान होगा। यानी कि पिछला जो रिकॉर्ड है वो आज टूटने वाला है। लेकिन उससे पहले किस तरह से अयोध्या के अंदर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, तमाम आपने उन तस्वीरों को देखा, जो सीधी तस्वीरें इंडिया न्यूज ने आप तक पहुंचाई। आपने देखा उसमें किस तरह से पुष्पक विमान पर भगवान राम का आगमन हुआ, कैसे उनका राज्याभिषेक किया गया, कैसे उनका स्वागत सत्कार हुआ, और उसके बाद उसको आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी और महत्वपूर्ण बातों को कहा। तो राम कथा पार्क में यह आयोजन था और अब जो मुख्य कार्यक्रम है उसके लिए शाम 6 बजे का समय है। यानी कि जब दीपोत्सव 12 लाख दिए 32 घाटों पर जलेंगे और इनमें से 9 लाख दिए घाट पर होंगे और 3 लाख दिए अन्य जो मंदिर और मठ हैं वहां पर जलाए जाएंगे। यानी कि एक भव्यता का एक अलग तरीके का नजारा आपको देखने को मिलेगा। वो सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये राम की पैड़ी को सजाया गया है, सरयू के घाट को सजाया गया है जहां पर आरती होगी। आज का जो नजारा है वो बहुत भव्य और दिव्य होने वाला है। तो कुल मिलाकर के राम की नगरी अयोध्या इस समय पूरी तरह से आप अगर देखेंगे तो हर्षोल्लास में डूबी हुई है और पूरे देश के अंदर क्योंकि इस समय जश्न का माहौल है, लोग दीपावली को मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस बार और भव्य होती हुई दीपावली आपको नजर आ रही है कार्यक्रम के लिहाज से भी, चाहे आप देखें या एक और इसका पहलू यह है कि पिछले 2 साल आपने देखा कि कोरोना की वजह से भी यह भव्यता नजर नहीं आई, लेकिन इस बार संक्रमण की रफ्तार काफी थमी। तो उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से जो कार्यक्रम हैं वो भी अपनी तरह से एक बार फिर से पटरी पर लौटते हुए दिखे हैं। और इस बार अयोध्या की जो दीपावली है वो बेहद खास है। खास इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और ऐसे में ये दीपावली भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दीपावली, भगवान राम, राम मंदिर, ये तमाम ऐसी विषय हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक तौर पर भी आप देखेंगे तो प्रासंगिक रहे हैं। और इस बार भी ये जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है ये अपने आप में तो ऐतिहासिक है ही, लेकिन उससे जो जनमानस है उसके ऊपर इसका क्या संदेश जा रहा है, उसके ऊपर इसका क्या असर हो रहा है, इसको अगर आप राजनीतिक तौर पर भी समझने की कोशिश करेंगे तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कुल मिलाकर के देश आज दीपावली का जश्न मना रहा है, यानी कि आज छोटी दीपावली और कल दीपावली। लेकिन आज से ही आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हर्षोल्लास है उसमें डूबा हुआ आपको पूरा देश नजर आ रहा है। और उसमें भी अब भगवान राम की नगरी अयोध्या में जो अलौकिक छटा है वो अलग ही तरह से देखने को मिल रही है। चाहे स्थानीय कलाकारों की आप बात करें, अपनी अपनी तरह से जो प्रस्तुतियां हैं वो स्थानीय कलाकारों की तरफ से दी गई, तमाम कार्यक्रमों का आयोजन है। यानी कि आप देख रहे हैं कल से ही ये जो कार्यक्रम है राम की पैड़ी से शुरू हुए हैं, जहां पर लगातार इन कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। और आज मुख्य आकर्षण का केंद्र है दीपोत्सव। वो शाम 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब 5100 बाती की महाआरती को उतारेंगे और जब दीपक एक साथ आपको जलते हुए नजर आएंगे 9 लाख दिए घाट के ऊपर, और इसके अलावा पूरे 12 लाख दिए जब अयोध्या में जलेंगे तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के इस बार दीपोत्सव और दीपोत्सव के साथ साथ जो दिवाली है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसका राजनीतिक पहलू क्या है वो भी मैंने आपको बताया। इसी पर आज चर्चा करते हैं। 2 वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। जनार्दन मिश्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जनार्दन मिश्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज रस्तोगी जी, आपका भी स्वागत। जनार्दन जी, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि तस्वीरें आप देख रहे होंगे लगातार, और इस समय जो भव्यता हम लोगों को अयोध्या के अंदर नजर आ रही है, मुख्यमंत्री का संबोधन भी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सुना, इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? क्योंकि अब हम लोग ये भी देख रहे हैं कि हम लोग को अब चुनावों में भी जाना है, यानी कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को अब चुनावों में जाना है। कैसे देखते हैं इस बार की अयोध्या की इस दीपावली को, और जो यहां से संदेश जा रहा है उसके मायने क्या है? निश्चित रूप से जैसा आपने अभी कहा कि 2 फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से इसको अच्छी तरीके से नहीं वो कर पाए थे, और इस बार वही पूरी भव्यता के साथ उन्होंने उसको पूरा किया है और फिर से रिकॉर्ड तोड़ने की बात हो रही है। दूसरा ये है कि चुनाव सर पर है और ये एक बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा भी है। श्री राम जी का जो मंदिर बन रहा है पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में ये बड़ा एक मैसेज जा रहा है। तो दोनों ही सूरतों में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरी दमखम के साथ आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और भव्यता देखते ही बन रही है। आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, हमेशा हमारे साथ चल रहा है। और उन्होंने इसमें एक चीज और भी जोड़ दी। उन्होंने कहा भी मन से कि जो पहले गोलियां चलवाते थे राम भक्तों पर,
आज वो उनकी ताकत के सामने झुकने पे मजबूर है, राम जी के सामने सभी नतमस्तक हैं। तो स्पष्ट है और पॉलिटिकल नैरेटिव भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। और ये एक बड़ा कार्यक्रम जो है कहीं ना कहीं चुनाव से पहले एक बड़ा आयोजन जो है वो एक दिशा जरूर देगा। हम्म। पंकज रस्तोगी जी, आपका भी रिएक्शन इस पे चाहूंगा, क्योंकि जो भव्यता और दिव्यता हम लोगों ने 2017 के बाद से देखी है, हालांकि उसके पहले भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, लेकिन ये भव्यता दिव्यता वो भी अयोध्या के अंदर तो कम से कम नजर नहीं आती थी। लोग अपनी अपनी तरह से त्योहार मनाते थे, इस पर मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन अब ये जो 17 के बाद से हम लोगों ने देखा है कि ये जो दीपोत्सव के कार्यक्रम शुरू हुए या अयोध्या को उसका जो पुराना स्वरूप लौटाने की जो कोशिश हुई और उन सब के बीच में जो फैसला आया राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, ये सारी कड़ियां एक के साथ एक जुड़ती हुई नजर आई। इसको आप कैसे देखते हैं पंकज जी? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, उसके बाद से और अयोध्या में जो राम मंदिर विवाद का पटाक्षेप हुआ, उसके बाद अयोध्या की भव्यता में चार चांद लगे और पूरे विश्व का हिंदुत्ववादी राष्ट्र सिर्फ एकमात्र भारत है जहां 80% आबादी हिंदुओं की है। तो उसके कारण यहाँ सरकार ने इस पे विशेष ध्यान देते हुए अयोध्या में चार चांद लगाए, अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कोरोना के चलते भी इसमें काफी दिक्कतें आई, लेकिन इस साल जैसे 12 लाख दीपक जलाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, वो एक ऐतिहासिक दीपोत्सव होगा और जनमानस उसको देखेगा और मतलब हर्ष की अनुभूति करेगा कि भगवान राम के आगमन के उपलक्ष्य में जो दीपोत्सव किया जाता है, दीपावली मनाई जाती है और उसका हम लोग भव्यता से आनंद लेंगे, भारत की जनता आनंद लेगी। ये एक बहुत बड़े हर्ष की अनुभूति है भारतीय जनमानस के लिए और ये इससे जो है एक हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण जो यहाँ के देश का मेन एजेंडा है, यहाँ के देश की जनता जो मेन हिंदू है, जैसे कि अभी बहुत से लोग ये कहने पर मजबूर है, बहुत से धर्म के लोग ये कह रहे हैं कि मैं भी पहले मेरे पूर्वज भी हिंदू थे, अब मैंने दूसरा धर्म अंगीकार कर लिया, तो वो भी आज इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये भी चीज है। और आप देखिए कि विरोधी पक्ष के लोग जो ये कहते थे कि बहुत से ऐसे दल जो ये कहते थे कि राम की तो कोई वजूद ही नहीं था, कुछ नहीं था, आज वो राम के आगे जाके मत्था टेक रहे हैं, वहां जाके रैलियां कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से ये इस बात को परिलक्षित करता है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब से ये सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, तब से अयोध्या का कायाकल्प हो गया। अयोध्या में सरयू घाट हो, चाहे अयोध्या का एक अयोध्या नगरी का ही एक कायाकल्प हो गया। लगता है कि फैजाबाद को जैसे उसका नाम बदल के अयोध्या कैंट कर दिया गया, तो एक मतलब एक नया स्वरूप दिया गया। तो ये एक जनमानस को एक बहुत ही अनुभूति का आनंद मिल रहा है और आगे चल के जब राम मंदिर बन जाएगा तो यहाँ बहुत बड़े तादाद में लोग रामलला के दर्शन करने जाएंगे। अभी जैसा कि बताया गया है, न्यूज में भी आ रहा है और ये आ रहा है कि अभी कल जो है रामलला के जो वस्त्र है उनका भी चयन हो गया है, वही वस्त्र पहन के रामलला के दर्शन होंगे। तो पब्लिक इनको देखेगी, तो ये एक मतलब लोगों को, भारतीय जनमानस को एक मतलब एक विहंगम दृष्टि से ये चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन जनार्दन जी, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि अब पॉलिटिकल यहां पर थोड़ी चर्चा शुरू हो ही गई है, तो थोड़ा उसको और हम लोग और समझते हैं नजदीक से। एक तो जब हम लोग ये देखते हैं कि मामला, चलिए मैं मानता हूं कि राम मंदिर का जो था वो कोर्ट के अंदर विचाराधीन था, लेकिन इस तरह के आयोजन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। सरकारें इसके पहले भी रहीं, अगर यहां पर इस तरीके का कोई आयोजन किया जाता तो मुझे लगता है कि उसमें कोई किसी तरह की कोई परेशानी, कानूनी तौर पर कोई बाध्यता तो नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम आई, उन्होंने इस विषय में नहीं सोचा। उसमें मैं पुरानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी रखता हूं, लेकिन इस बार जिस तरह से 17 के बाद से चीजें बदली हैं, क्या एक ये पॉइंट ऐसा है जो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से गेन कर रही है? और दूसरा यह है कि जब बात आस्था की होती है तो जो तमाम मुद्दे होते हैं, खासतौर से जिन मुद्दों का जिक्र अभी इस समय विपक्ष कर रहा है, वो कहीं उसके आगे गौड़ हो जाते हैं। क्या इस वजह से भी आपको लगता है कि इसका जो पॉलिटिकली माइलेज है वो कहीं ना कहीं फिर इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमको मिलता हुआ नजर आता है? जनार्दन जी। जी निसंदेह, देखिए केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने रुख में एकदम स्पष्टता ला दी और वो इस मुद्दे को लेकर पूरी तीव्रता और पूरी जोश के साथ जुट गए। और वो जो राम मंदिर का मतलब, जैसे आपने कहा कि कोर्ट्स के माध्यम से ही उसका एक फैसला हुआ और इतना बड़ा जो दूर हुआ, लेकिन भाजपा और उनके जो सहयोगी लोग हैं उन्होंने इसमें अपना पूरा योगदान दिया। और आज वही चीज जब वो सब एकदम प्लेटफॉर्म पे आ गई है तो वो उस चीज को पूरी तरीके से उसका जो उत्साह है वो बनाना चाहते हैं। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, जो उनका एक मिशन था वो उन्होंने एक पूरा किया।
और जब ये चीजें नहीं हुई थी तो जैसा आगे योगी जी ने कहा भी कि वो पूछते थे, अमित शाह जी ने जो बोला था कि तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख भी आ गई है और वो बनना भी शुरू हो गया है। तो निश्चित रूप से भाजपा उसका जो एक माइलेज है, जो एक बड़ा वो बन रहा है और जनता में ये चीज मालूम भी है और उसको प्रसारित भी किया जा रहा है कि एक जो भव्यता दी जा रही है और श्री राम जी का जो एक झंडा ऊपर हुआ है उसमें कहीं न कहीं राम भक्तों के साथ साथ भाजपा भक्तों का भी योगदान रहा है। पंकज जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा पंकज जी, आप चूंकि कल भी मैं चर्चा में बैठा हुआ था और कल भी इसी विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक पर्सन थे मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन को लेकर के बहुत सारे सवाल जब पूछे तो मेरा एक सवाल था, प्रदेशवासी होने के नाते, एक देशवासी होने के नाते, मैंने बहुत स्पष्ट सवाल ये पूछा कि आप लोगों ने इस तरह का दीपोत्सव क्यों नहीं मनाया। इसका कोई जवाब उनके पास सेटिस्फैक्टरी नहीं था। एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मैं थोड़ा आपसे भी आज ये समझना चाहूंगा, ये परहेज क्यों था भाई? अगर आप दीपोत्सव मनाते या अयोध्या के अंदर अगर आप किसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते तो उससे कौन सा ऐसा संदेश था जो गलत चला जाता है या जिसकी वजह से हम लोगों को ये जो आज छठा हम लोग देख पा रहे हैं अयोध्या की, या जो बदली हुई तस्वीर हम लोग अयोध्या की देखते हैं वो उस समय देखने को नहीं मिलती थी। ये क्या वजह थी कि इस तरह के आयोजन से एक दूरी बना ली गई थी या कोई इसके विषय में सोच नहीं रहा था? पंकज जी, आप इसका आकलन कैसे करेंगे? देखिए, ये मात्र 19% वोटों के लिए जो मुस्लिम वोट हैं, अल्पसंख्यक वोट हैं, उन्हीं के वोटों के लिए अन्य पार्टियों ने कि हमारा वोट बैंक वो न खसक जाए, इसके लिए उन्होंने ऐसा दीपोत्सव नहीं मनाया और उसको वो तवज्जो नहीं देते थे। जबकि आपको बता दें कि 40% आबादी ओबीसी जात की है और 22% दलित समुदाय के लोग हैं और बाकी सवर्ण लोग हैं, 19% क्या नाम उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक लोग हैं। लेकिन अल्पसंख्यक वोटों के ऊपर नजर रखने के लिए वो वोट बैंक न खसक जाए, इसलिए लोगों ने न दीपोत्सव मनाया, न अयोध्या के ऊपर ध्यान दिया, न अयोध्या के किसी चीजों पे ध्यान दिया। वो मुकदमा चलता रहा। वो तो कहिए भला वहां आपके केंद्र सरकार का, उसने सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर तरीके से कार्रवाई की और उसने पैरवी की, जिसका नतीजा है कि आज कोर्ट ने खुद सो-कॉल लेते हुए अपने विशिष्ट अपनी धाराओं के तहत अपना भारत के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन पंकज जी, थोड़ा सा इसको और विस्तार दे, मैं थोड़ा और ये समझना चाहूंगा क्योंकि इस देश के अंदर सभी को अपने पर्व त्योहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता है, आजादी है, सब अपने अपने तरह से अपने अपने तीज त्योहार को मनाते हैं। जिस 19% का वोट बैंक आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उसको भी कोई आपत्ति है कि आप दीपोत्सव यहां पर मनाइए। उसके मन में भी इस चीज को लेकर के क्या सवाल हो सकता है? भाई, आप त्योहार तो मनाते थे ना दीपावली का जब त्योहार आप मना रहे हैं तो आप दीपोत्सव भी मना सकते हैं। उससे क्या गलत संदेश जाने का इन लोगों को डर सता रहा था, या इसकी गंभीरता को समझते ही नहीं थे, या उनको लगता ही नहीं था कि इससे कोई फर्क भी पड़ सकता है, इसलिए ये दूरी बना रखी थी? 19% तो सिर्फ बहाना है पंकज जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये देखिए 19% तो ये है, लेकिन लोगों के अंदर एक डर तो रहता था कि वो एक बल्क क्वांटिटी में वोट बैंक है और जिसके बदौलत वो सत्तासीन होते थे, तो उनको डर लगता था कि अगर ये मुद्दे का, राम जन्मभूमि मुद्दे का पटाक्षेप क्यों नहीं किया किसी सरकार में। केंद्र सरकार में लोग रहे 2010 से लेकर 14 तक केंद्र में यूपीए की सरकार रही, उसने क्यों नहीं किया? उसने कोई पैरवी नहीं किया, उसको ठंडे बस्ते में डाल रखा था। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसमें पुरजोर प्रयास करते हुए इस तरह के प्रयास किए कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि हिंदुओं की आस्था का केंद्र राम मंदिर है, राम हमारी आस्था का केंद्र है। इसीलिए सरकार ने ऐसा प्रयास किया जिसका आज पटाक्षेप हुआ और वहां भव्य राम मंदिर बन रहा है। उसी की परिणति आज जो वहां दीपोत्सव हो रहा है, वो वहां 12 लाख दिए 2017 से आप देखें तो रोज मतलब दीपों की संख्या में वृद्धि होती गई। आज 12 लाख दिए हमारे यहाँ जल रहे हैं, जो एक आनंद की अनुभूति भारतीय जनमानस को मिलेगी, एक बहुत बड़ी चीज है। और जो आपने जो भी जिक्र किया कि अन्य दलों को, तो अन्य दलों का ये मुख्य मुद्दा था कि अगर क्या नाम है हम इस तरह का दीपोत्सव मनाएंगे या अयोध्या को विशेष तवज्जो देंगे तो बाबरी मस्जिद का जो विवाद चला, जिसके कारण बहुत से मुसलमान वर्ग हमसे नाराज हो जाएंगे, हमको वोट नहीं मिलेगा, उनको साधने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण आज वहां उन लोगों ने कोई अयोध्या को तरजीह नहीं दी, अयोध्या में कोई दीपोत्सव नहीं बनाया। अगर आप काशी की बात करें तो अभी देखिए बनारस काशी एक पौराणिक नगरी है। मोदी जी जब से वहां के सांसद बने हैं, मोदी जी ने कई हजार करोड़ की परियोजना वहां लागू की और विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 600 करोड़ रुपया सैंक्शन किया और भी पैसा दिया। आज वहां भव्य विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हो चुका है, पुनर्निर्माण हो चुका है, जो जीर्णोद्धार के बाद 2022 में ही उसका चलिए पंकज जी, कुछ तकनीकी समस्या में दोबारा आपके पास लौटूंगा, आपके ऑडियो में नहीं आ रही। आस्था के केंद्र अगर वही न जा सके तो क्या मतलब है इसका, ये बताइए आप।
क्या हम और कहीं जाएंगे? राम हमारे आस्था का केंद्र है, उनका दर्शन करने में अयोध्या नहीं जाएंगे तो क्या विदेश में जाएंगे? तो ये सब चीजें होनी चाहिए। चाहे नहीं बिल्कुल पंकज, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा पंकज जी, क्योंकि मैं ये खुद समझना चाह रहा था, एक प्रदेशवासी होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मैं भी उनसे ये समझना चाह रहा था। मैंने तो ये तक भी उनसे पूछा कि अगर आप अयोध्या में नहीं कहीं और भी कर सकते थे, एक संदेश तो कम से कम लोगों को देना चाहिए ना। और सवाल संदेश तो आप कम से कम दे सकते थे। और मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर कोई धर्म संप्रदाय आपको इस बात के लिए ऐसा कहता कि आपने यह आयोजन क्यों किया। सभी को अपने अपने धर्म संप्रदाय और सभी को मानने की आजादी है। हर पर्व त्योहार को अगर आप भव्यता के साथ मना रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी को भी किसी तरह की कोई आपत्ति होगी। लेकिन मुझे उसका कोई जवाब मिला नहीं, मुझे उसका कोई जवाब मिला नहीं, इसलिए मैंने आपसे भी पूछा कि एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप इसका आकलन कर दें। जनार्दन जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, इस तरह के आयोजन से दूरी बनाना ये क्या परिपाटी है और इसके पीछे क्या डर था? मतलब मुझे मेरी समझ से पड़े है, थोड़ा सा अगर आप समझा पाए। देखिए, 3 बिंदुओं में इसमें स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। पहला ये था कि राम मंदिर जो रहा है वो एक सेंसिटिव मुद्दा था, जिसको छूने में हर पार्टी को घबराहट होती थी और वो उस तरफ जाके अपने जो दूसरे वोट बैंक है उनको नाराज नहीं करना चाहते थे। दूसरी चीज, भाजपा का ये मुद्दा जो था ये सबसे मेन मुद्दा था और उन्होंने इसी चीज पर पिछली बार भी सरकार बनाई थी। तो भाजपा ने इस चीज को, बाकी पार्टियां उनके विरोध नहीं जाएंगी, तो भाजपा जब इस चीज को उठा रही है और विपक्षी भी इसी चीज को उठाएंगे तो वो उनकी राजनीति इसमें स्पष्ट नहीं थी। तो इसीलिए भाजपा के मुद्दे, इस चीज को पूरा भाजपा का एक मुद्दा बना दिया गया था और भाजपा जब उस मुद्दे पे सफल हो गई तब फिर अब विपक्षी पार्टियां भी उस चीज को फॉलो कर रही हैं। एक बिंदु और यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा। देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है बहुत महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो भी हमारे धार्मिक स्थल है वहां पर जो भी कार्य किए हैं उसको कहीं ना कहीं से, देखिए, उन्होंने रोजगार से भी जोड़ने की कोशिश करी, टूरिज्म से भी जोड़ने की कोशिश करी, तो उससे वहां के लोगों को भी बहुत लाभ मिलेगा। तो जब आपके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है तो फिर चीजों को बनाने में और चीजों को स्पष्ट करने में बड़ी आसानी हो जाती है। और मैंने कहा ना, जब आप, वही चीज है कि ये पूरा मुद्दा ही भाजपा लेके चल रही थी तो विपक्षियों की मजबूरी थी कि उसको, उस चीज को कहीं ना कहीं उससे या तो दूरी बनाए, विरोध कर नहीं सकते, तो उन्होंने एक निश्चित दूरी बना के रखी हुई थी। और यही कारण थे कि ये त्योहारों को, मतलब जो आप देख रहे हैं आज भव्यता, वो उस भव्यता तक नहीं पहुंच पाए कभी। नहीं, लेकिन जनार्दन जी, आखिर तो आपको आना पड़ा ना उसी प्लेटफॉर्म पे। आज आप अयोध्या जाने की भी बात करते हैं। जो लोग ये कहते थे यहाँ अस्पताल बना दिया जाए, ये ज्यादा बेहतर हो सकता है, वो भव्य राम मंदिर का एक प्रतिकृति बना करके आज अपने पूरे कैबिनेट के साथ वहां महाआरती करने जा रहे हैं। ये जो इस तरह की चीजें हो रही हैं, आखिर तो आप उस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, ये चीज समझने में इतना समय क्यों लगा इन पॉलिटिकल पार्टीज को? मेरा सवाल इसके साथ फिर ये है। देखिए आयुष जी, पहले जब ये भाजपा मुद्दा लेकर चलती थी तो इसी मुद्दे को विरोध करके उन्होंने अपना स्थान बनाया, सरकारें बनाई, अपनी चीजों को रखा और उस चीज से दूरी बनाए रखे। उसके विपक्ष में, राम मंदिर के विपक्ष में इतना खुलकर नहीं आए, लेकिन उससे हमेशा दूरी बना के रखी। आज वो जब स्पष्ट हो चुका और भाजपा ने अपनी जो एक तो प्रतिज्ञा ली थी, जो शपथ थी, उन्होंने पूरा करके दिखाया और सारे माहौल को उन्होंने बनाया और आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार वहां पर एक मंदिर, भव्य मंदिर की स्थापना होने जा रही है। तो जब वहां पर जो जितने भी राम भक्त हैं, सिर्फ प्रदेश में नहीं पूरे देश में और विदेशों में भी जो राम भक्त हैं, सभी को ये क्लियर है कि इसमें प्रयास किसके थे और ये जो भव्यता मिल रही है, सिर्फ जो एक धर्म को एक आदर मिल रहा है, तो वो किसका श्रेय जाता है। तो अब उसमें भी लोग अपना वो ढूंढ रहे हैं। इसीलिए सारे लोग, जितने विपक्षी पार्टियां हैं, वहां नतमस्तक है और पुराने बातों पे वो बात नहीं करना चाहते। पुरानी चीजों को, गिले शिकों को बिल्कुल याद नहीं करना चाहते। वो आज की स्थिति में श्री राम की जय जयकार कर रहे हैं और बताना चाहते हैं कि हम भी हमेशा आते थे, बस वही था कि हमने कभी दिखाया नहीं। पंकज रस्तोगी जी, एक चीज और थोड़ा मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी इस समय जो मौजूदा स्थितियां बनी हुई हैं, खासतौर से अब चूंकि चुनाव है, हर एक छोटी छोटी बात भी यहां पर एक बड़े मुद्दे के तौर पर होती है। ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, खासतौर से ऑपोजिशन जिनका अभी मैं जिक्र कर रहा था, ये पार्टियों के जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे हम लोग प्रियंका गांधी को देखें, अरविंद केजरीवाल को देखें, सतीश चंद्र मिश्र को हम लोग देखें, इन सब का वहां पे पहुंचना, क्या आपको लगता है कि उस बात को और मजबूत कर देता है, जो बात भाजपा पहले दिन से कहती हुई नजर आई कि राम मंदिर के जिस मुद्दे को हम लेकर के चले थे, चूंकि आज वो अपने अंजाम तक पहुंचा है, इसलिए हमको ये समझ में आ रहा है कि अब इन लोगों को एड्रेस हमको करना पड़ेगा, इसलिए ये सियासी परिक्रमा है। क्या भारतीय जनता पार्टी जिस बात को कह रही थी, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो इसका पहले
भले ही खुले तौर पे नहीं, लेकिन एक तरीके से जैसा कि अभी यहाँ पर जनार्दन जी कह रहे थे कि दूरी बना रही थी, क्या उनको अब ये धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ है कि नहीं, इसको हम स्किप नहीं कर सकते, यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको टच किए बिना जनता तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी एक बाधा भी है। क्या इस वजह से पॉलिटिकल परिक्रमाएं आपको नजर आ रही हैं पंकज जी? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव आसन और उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़, तो ये इनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा का रास्ता जाता है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा के 80 लोकसभा सीटें। तो इन बातों को देखते हुए उनको ये दिखाई देता है कि अगर सभी विपक्षी दलों को ये दिखता है कि अगर उत्तर प्रदेश में हमने जीत लिया तो हम लोकसभा में भी हम सरकार बना सकते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे अन्य दल हो, चाहे लोक दल हो, चाहे जितने अन्य जो भी दल हो, सारे दलों, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी की दृष्टि इसी बात पे लगी हुई है और इनको मालूम है कि अगर हमने जनमानस की अनदेखी की, जिस तरह से भारतीय आस्था का केंद्र, भारत की आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम रहे हैं, वो रहेंगे और अनादिकाल तक रहेंगे। तो इसलिए वो उनको नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए लोग अब जो है मंदिर मस्जिद हर मस्जिदों में तो जाते ही थे, लेकिन अब मंदिरों में भी हर जगह जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। अभी देखिए अरविंद केजरीवाल जी वहां गए, आपके अयोध्या गए, प्रियंका गांधी से लेके सारे लोग जान रहे हैं। राहुल गांधी पैंट शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुझसे बड़ा हिंदुत्ववादी कोई नहीं है। ये तमाम चीजें ये जनता को लोक लुभावन दिखाने का एक तरीका है और उनको मालूम है कि अगर हम सबको लेके नहीं चले तो हम वैतरणी पार भी नहीं कर पाएंगे, चुनावी वैतरणी नहीं पार कर सकते। और जनमानस इस बात को अच्छी तरह जानता है। क्या इसको इस तरह से काउंटर कर सकते हैं या आप डिस्क्रेडिट कर देंगे? क्योंकि जब भी चर्चा होती है, खासतौर से आप लोग भी मेरे साथ चर्चा में बैठते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रवक्ता हैं जब उनको डिफेंड करते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो खुलकर कहती है कि हम तो राम मंदिर के मुद्दे को हमने तो अपने मैनिफेस्टो तक में शामिल किया, वो इस बात को भी कहते हैं, उनको कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जो दूसरे दल के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता है भाई ये जो मंदिर बन रहा है वो तो कोर्ट के आदेश से बन रहा है, आप इसका क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? अब इसका क्या जवाब हो सकता है, जबकि 3-3 प्रदेश की सरकारें इसी मुद्दे के चलते भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गंवाई है। क्या डिस्क्रेडिट इतनी आसानी से किया जा सकता है या जनता को वो जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उनकी इस बात से क्या कन्विंस भी हो सकती है? देखिए एक बात समझ लीजिए आयुष जी कि सबसे बड़ी चीज होती है कोर्ट में किसी मुकदमे की पैरवी, तो वो पैरवी करने का काम, उसमें ध्यान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उसने उस पर ध्यान दिया, उसी का नतीजा है कि आज इस प्रकरण का पटाक्षेप हुआ। नहीं तो ये प्रकरण इतनी जल्दी निपटने वाला नहीं था। 500 वर्षों से ये प्रकरण, 490 साल से ये प्रकरण पेंडिंग था और अभी भी चलता रहता। सरकारें आती जाती बदलती रहती, लेकिन भव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता था। तो लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से कहती है कि मैं हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण लेके चलती है और वो तमाम लोगों को टिकट भी नहीं देती। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को तो विशेष तौर पे वो किसी भी चुनाव में आप देख लीजिए वो टिकट भी नहीं देते। वो कहते हैं मुझे उनका वोट बैंक नहीं चाहिए, उनका टिकट नहीं चाहिए क्योंकि वो मुझे वोट नहीं करेंगे। तो वो तो खुला हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण अपनाती है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से खुला हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण रहा है और उसी का नतीजा है कि आज जो इतनी पैरवी करने का नतीजा है, क्योंकि उसको मालूम है कि हिंदू ही हमारा मेन वोट बैंक है, हमारा जनाधार है। बल्कि विकास योजनाओं की अगर बात करें तो एक बात और समझ लीजिए आयुष जी, चाहे प्रधानमंत्री की योजना है, चाहे आवास हो, चाहे जो, उसमें सर्वाधिक अगर आप लाभ देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय को मिला होगा। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। चाहे फ्री अन्न योजना हो, चाहे आवास की योजना हो, चाहे डिजिटल। नहीं पंकज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उसका तो डाटा है, उसका तो पूरा डाटा, उसको आप नकार सकते ही नहीं है। चाहे आवास का है, आप देखिए डाटा निकाल के देखेंगे आपको दिख जाएगा। अब अन्न की योजना का आपने जिक्र किया, उसमें भी डाटा है, आप देख लीजिए उसमें मिल जाएगा, सारा डाटा आपके सामने है। तो लेकिन अब इस बात पर यह है कि अन्य दलों को ये लगता है कि अगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है, उनको ये डर सताता है कि अगर प्रभु श्री राम के शरण में हम नहीं जाएंगे तो हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुंह की खा जाएंगे। इसीलिए वो आज देखिए अयोध्या जा रहे हैं, राम जन्मभूमि की बात करते हैं, भगवान राम को बताते हैं आस्था का केंद्र थे, हनुमानगढ़ी जा रहे हैं अयोध्या में। तो ये सब पहले नहीं होता है। आज वो दीपोत्सव को भी अच्छा मानते हैं और पहले इस तरह की कोई चर्चा नहीं करते थे। ये सब चीजें, ये सब समय के साथ बदलने। पंकज जी एक चीज थोड़ा और समझते हैं, जनार्दन जी से मैं इसको समझता हूं। जनार्दन जी, क्या राम मंदिर का जो मुद्दा है, हालांकि अब तो ये कहा जा रहा है बार बार कि अब कोर्ट के आदेश से चूंकि अब ये मंदिर का निर्माण हो रहा है इसलिए इस मुद्दे का पटाक्षेप हो गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार के भी विधानसभा चुनाव में राम मंदिर मुद्दा रहेगा, मतलब उसकी रेलेवेंस है या फिर नहीं? आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से राम मंदिर का एक महत्वपूर्ण रेलेवेंस रहेगा इसमें,
इसमें भूमिका जरूर रहेगी। देखिए, उसीलिए उस उत्सव को इतना बड़ा किया जा रहा है कि हर जो जिसकी भी श्री राम में आस्था है वो उसको ये पता लगना चाहिए कि चीजें कैसे, इस चीज को यहाँ तक की सफलता को कैसे पार किया गया है। तो यही सरकार की कोशिश रही है। देखिए, सेकुलर गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट अपने आप को क्लेम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक इंक्लिनेशन जरूर होता है, एक झुकाव जरूर था। तो वही झुकाव भाजपा का जो था वो स्पष्ट था कि भाजपा ने श्री राम के मुद्दे को, वहां के मंदिर के मुद्दे को एकदम स्पष्ट रूप से सामने रखा। आज जब वो सफलता सामने आई है और मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और जल्दी उसको पूरा भी कर लेंगे, तो वो ये संदेश पूरी जो भी आस्तिक हैं, जो भी उसमें श्री राम में आस्था रखते हैं, उनको संदेश जा रहा है सीधा। ये जो सफलता है उसके पीछे की कहानी और पीछे की जो संघर्ष है, वो संघर्ष यात्रा को भी याद रखा जाए, और उसी संघर्ष के कारण आज हमें ये उत्सव मनाने को मिला है। बिल्कुल। लेकिन क्या अब आप इसको इस तरीके से भी देखें जनार्दन जी, क्योंकि आयोजन तो अयोध्या में हो रहा है, लेकिन इसका संदेश कम से कम हम देख रहे हैं तो प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एक अलग तरीके का संदेश है, और संदेश को पहुंचा पाने में कम से कम भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर तो कामयाब दिखती है। जी बिल्कुल, निसंदेह इसको लाइव के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचाया जा रहा है। और वही चीज है कि राम से जुड़े आस्तिक जो हैं, जो उनके उसमें श्री राम में आस्था रखते हैं, जो हिंदू धर्म में जिनकी आस्था पक्की, वो सभी लोग इस उत्सव को मना रहे हैं। और वो चीजों को जब भव्यता के साथ उत्सव होगा, उत्साह भी उसी लेवल पे बढ़ेगा। तो और वही संघर्ष की गाथा भाजपा अपने बताना चाहती है, और वो जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं अगले चुनाव को भी देख रहे हैं, तो वो एक स्पष्ट संदेश भी जा रहा है। ठीक है जनार्दन जी, एक टिप्पणी मैं और आपके इस पर जरूर चाहूंगा, क्योंकि अभी जो पॉलिटिकल पार्टियां या जो तमाम दलों के या फिर उनके बड़े नेताओं के चेहरे जो हम लोग देख रहे हैं, न सिर्फ राम मंदिर या और भी बड़े मंदिर जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर का भी जिक्र पंकज जी ने किया, वहां तक सबकी पहुंच हो रही है, जा रहे हैं, बाकायदा पूजा करते हुए हम लोगों को देखते हैं, त्रिपुंड लगाए हुए दिखते हैं, कोई रैली में त्रिपुंड लगा के जा रहा है। ये जो स्थितियां यहां तक पहुंच रही हैं, कि आपको लग रहा है कि ये जो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं या जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता तक ये पहुंचा पा रहे हैं, या जनता इसको समझ रही है सही तरीके से, जनता देख रही है कि क्या हो रहा है? इसको आप कैसे इसका आकलन करेंगे चुनावों के लिहाज से अगर थोड़ा समझे तो? आयुष जी, मेरा मत ये है कि जो पार्टियां जिन्होंने विरोध किया था, आज वो सिर्फ ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि मेरा कुछ ऐसा गुरेज नहीं था। वो इस चीज का जो मतलब एक वही संघर्ष में वो शामिल नहीं थे, वो जनता को पता है, लेकिन वो एक संदेश ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कुछ ऐसा गलत वो नहीं था, हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि इसमें हमारा कुछ विपरीत आशय नहीं था। तो आज वो उत्सव में शामिल होकर सिर्फ ये बता रहे थे कि हम एंटी नहीं है, और बाकी जो उसका संघर्ष गाथा है वो तो सभी को, जनता को भी, और वो चीजों को, और वो उसको नकारने की कोशिश कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से, कि उन्होंने सिर्फ कोर्ट के न्यायालय के आदेश के बाद इसको बनाया गया है। तो वो चीजें जनता खुद ही डिसाइड करती है। जनता को पता है कि इतने लंबे समय तक संघर्ष जो है वो कैसे यहाँ तक पहुंचा है और कैसे ये उत्सव यहाँ पर सामने आया है। बाकी पार्टियां जिन्होंने उल्टा सीधा बोला था, जो चीजें बोली थी, आज उस चीज को सिर्फ न्यूट्रलाइज, उसको सामान्य करने की सब प्रयास में है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमने ऐसा नेगेटिव नहीं किया था, हम भी आस्तिक हैं, हम भी आस्था रखते हैं, हम भी तिलक लगाते हैं, हम भी यहाँ पर मंदिर आते हैं, हम भी प्रणाम करते हैं। पंकज जी, राम मंदिर का मुद्दा आप देख रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश में भी रहेगा, या अगर हम लोकसभा चुनावों तक भी जाएं तो वहां भी इसके हमको रेलेवेंस देखने को मिलेगी। पहले ये जरूर होता था कि मंदिर कब बनेगा, और अब ये है कि हम भव्य राम मंदिर बना रहे हैं, रेलेवेंस रहेगी। बिल्कुल, देखिए इसकी रिलेवेंस रहेगी, और 2024 में लोकसभा के चुनाव आसन्न रहेंगे। उसके पहले आपका भव्य राम मंदिर 2023 में बनके तैयार हो जाएगा, जनता के दर्शनार्थ खोल दिया जाएगा, जिसका फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। निश्चित, ये सुनिश्चित मानिए, क्योंकि भारत की आस्था का केंद्र और हिंदुओं की आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम है और रहेंगे, तो इसके लिए उसको उसका फायदा जरूर मिलेगा भले। और शुरू से ही अगर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तब से वो हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण को लेकर चली, और प्रभु श्री राम के आस्था के केंद्र अयोध्या को, जन्मस्थली अयोध्या को लेकर चली, और उसने पैरवी करके न्यायालय में उसकी सरकार बनने के बाद 2014 में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में उसने पैरवी करके इसमें न्यायालय से इस प्रकरण का पटाक्षेप करवाया। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। और काशी की बात कर ले तो काशी
मोदी जी वहां से सांसद हैं और वहां पर काशी में जिस तरह से परियोजनाओं का जाल बिछ गया है, दिन प्रतिदिन जिस तरह से हजारों करोड़ की, 50,000 करोड़ की परियोजनाएं वहां पर परिलक्षित हो रही हैं, तो ये भी एक समझिए कि अयोध्या के साथ साथ काशी का भी एक पुनरुद्धार हो रहा पंकज जी, है। बहुत माफी के साथ मैं आपको रोकूंगा, मेरे पास समय नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना समय निकाला और इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। हालांकि अब दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ है और अब से कुछ देर में सीधी तस्वीरें हम आपको वो दीपोत्सव की भी दिखाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए